अ, अपने YouTube चैनल पे हम आपका पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम अपने प्लेलिस्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के वीडियो नंबर 10 से अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। वीडियो नंबर 10 को हम शेयर करते हैं। जब तक शेयर हमारा आ रहा है तब तक हम आपको बता दें कि इसके पहले हमने इस चैनल पे और इस प्ले लिस्ट में हमने वीडियो नंबर 9 डाला था। वो था एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फंक्शन पार्ट 1। आज हम पार्ट 2 लेकर के आए हुए हैं और इसमें हम आपको कुछ केवल ऐसी जानकारी देंगे जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। जो लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं उनके लिए ये उतना हेल्पफुल नहीं होगा। तो हम बीएससी के जो बच्चे हमारे इन्वॉल्व स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम से ही हम स्टार्ट करेंगे। क्या प्रॉब्लम है कि कैन वी से दैट फॉलोइंग आर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया हुआ है पी एक्स की दो वैल्यूज हैं। एक है x-6/5 जबकि x 7, 8 और 9 हो और 0 अदरवाइज। तो यह x एक रैंडम वेरिएबल है जो कि रियल लाइन पे डिफाइंड है। आप जानते हैं कि रैंडम वेरिएबल हमेशा रियल नंबर लेते हैं और रियल नंबर पे ही इनकी वैल्यूज डिफाइन होती हैं। अब हमें ये चेक करना है कि ये मास फंक्शन है कि नहीं। सिमिलरली हमको और भी दूसरे तरह के मास फंक्शन हमने लिए हुए हैं, इन्हें चेक करना है कि ये मास फंक्शन है कि नहीं। प्रॉब्लम 1 टू प्रॉब्लम 4। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला लेते हैं कि पी एक्स इज इक्वल्स टू x-6/5 x 7, 8, 9 एंड 0 एल्सवेयर मास फंक्शन है कि नहीं। किसी भी फंक्शन को मास फंक्शन होने के लिए दो बातें जरूरी हैं। हम पहले के भी वीडियो में बता चुके हैं कि एक तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, एक्स की चाहे जो वैल्यू हो। और दूसरा कि एक्स की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज पे हमको फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो मिल रही है, ग्रेटर देन 0 मिल रही है, उनका सम हमको एक मिल जाए। तो अब अगर हम इसको देखें तो हम हमारा x जो है 7, 8 और 9 पे ही फंक्शन हमें कोई वैल्यू देगा। अदरवाइज सारे x की अदर वैल्यूज पे हमारा फंक्शन 0 वैल्यू दे रहा है। तो हमने 7, 8 और 9 पे कैलकुलेट किया और ये P7, P8 और P9 पर आया 1/5 और 2/5 और 3/5। अब P9 इस तरह से हम इसे लिखेंगे, P7 इक्वल्स टू 1/5, P8 इज इक्वल्स टू 2/5 एंड P9 इज इक्वल्स टू 3/5। और इस तरह से हम देखते हैं कि सभी Px ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब अगर इनका सम 1 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन Px है x-6/5 फॉर 7, 8 एंड 9, यह एक मास फंक्शन है। अब इसको सम करने के लिए हमने देखा कि P7, P8 प्लस P8 7, P8 प्लस P9, इनको हमने सम किया और सम करने के बाद पाया कि इसका जोड़ एक के बराबर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन Px है यह प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं है, यह प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है। इसमें कंडीशन ए तो होल्ड कर रही है, कंडीशन बी होल्ड नहीं कर रही है। हाँ, अगर भी होल्ड करता तो हम कहते कि मास फंक्शन है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन है x/21। अब इसके लिए भी हमने x की सारी वैल्यूज पर प्रोबेबिलिटी देखी कि क्या आ रही है। तो P1 मीन्स x की वैल्यू 1 रख दीजिए इसमें, तो 1/21 P2। और इस तरह से हमने P6 तक सबको निकाला। कैसे निकाला? तो इस फंक्शन में हमने ये देखा 3, तो 3 इस फंक्शन में आ रहा है, इसलिए हमने लिखा 3/21। 4/21। हाँ, अगर ये लिखा जाए 7, तो 7x यहाँ पे होगा और उस केस में 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से हमने देखा कि हमारे सभी Px की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 है फॉर x 7, 1 to 6। अब अगर इनका जोड़ भी एक हो जाए
तो हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कह देंगे। लिहाजा हमने इन सबको सम किया तो इसका सम आ गया 1। अब हम कह सकते हैं कि यह फंक्शन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, क्योंकि इंडिविजुअल वैल्यू फंक्शन की ग्रेटर देन 0 है और सारी वैल्यूज का सम, फंक्शन के सारी वैल्यूज का सम 1 हो जा रहा है। सारी वैल्यूज का सम का मतलब कि बाकी भी वैल्यूज इसमें है लेकिन उनके फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो हम लिख नहीं रहे हैं। सिमिलरली अगर आप थर्ड एग्जांपल में देखें तो थर्ड एग्जांपल भी सेकंड एग्जांपल के पैटर्न पे ही हमने देखा। कंडीशन 1 कि पी एक्स ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, तो पी एक्स हमने देखा 1/55, 4/55, 9 ये कैसे आ रहे हैं। तो हमने जैसे P3 का मतलब x की जगह पर 3, अब x की जगह पर 3, तो x की जगह पे 3 हम यहां से लें कि यहां से लें, तो हम देखेंगे कि ये फंक्शन x के किन के लिए डिफाइन है। तो 3 के लिए है ये फंक्शन, तो 9/55। लेकिन अगर कहा जाए P9, तो P9 के लिए हम यहाँ पे 9 नहीं रख देंगे, हम इसमें जाएंगे, कहेंगे कि x9 इसमें बिलोंग कर रहा है और फंक्शन की वैल्यू 0 है, इसलिए P9 0 हो जाएगा। और इस तरह से इसका जब हमने सम किया तो ये आ गया 55/55 1। इसका मतलब है कि ये फंक्शन भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। अगर आप इस फंक्शन की बात करें px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5/50 x फॉर x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अब अगर हम इसमें p1 p2 p3 p4 p5 निकालें, बाकी के लिए तो 0 है फंक्शन, तो हमें p1 जब हमने इसमें 1 रखा तो ये फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ गई। और पहली ही शर्त है कि फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लिहाजा यही हम इसे रिजेक्ट कर देंगे और कहेंगे कि ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है या कोई मैथमेटिक्स का फंक्शन है। और इस तरह से हमने पाया कि जो हमने 4 एग्जांपल्स लिए हुए थे उसमें से पहला और चौथा तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है, लेकिन दूसरे और तीसरे को हमने पाया कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। तो ये तो हुआ कि किसी फंक्शन को चेक करने का तरीका कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है कि नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को बता दिया जाएगा कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है और उसमें एक कांस्टेंट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि उसकी वैल्यू निकालिए। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने बहुत सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं और कहा गया है कि ये सारे फंक्शंस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, तो सी की क्या वैल्यू होगी कांस्टेंट की। ठीक है, तो अब हम इसको करने के लिए तरीका बहुत सिंपल सा है कि अगर हमको ये मालूम है कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, तो यह फंक्शन जिन जिन वैल्यू के लिए डिफाइन है उन वैल्यू पर हम इसको निकाल करके सम करेंगे इस फंक्शन की वैल्यू, तो 1 के बराबर होना चाहिए। अब हमने क्या किया, 1 x इज इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन को इवेल्युएट किया, तो p1 इज इक्वल्स टू c 1/4 टू द पावर 1। p2 here it is p2 is equals to c 1/4 के पावर 2। p3 is equals to c 1/4 के पावर 3, लाइक दैट आप सारे लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इन्हें सम कर देना है, समेशन px p1 प्लस p2 प्लस p3। अब इनका सम हमने निकाला तो हुआ c 1/4 प्लस c 1/4 स्क्वायर, लाइक दैट। इसके बाद थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाया, कॉमन ले लिया, c कॉमन ले लिया, तो 1/4 स्क्वायर 1/4 के पावर 2 3, लाइक दैट। फिर हमने 1/4 को बाहर ले लिया, तो अब एक ज्योमेट्रिक सीरीज मिल गई जिसका फर्स्ट टर्म 1 था। यहाँ भी ज्योमेट्रिक सीरीज है, यहाँ हमने फर्स्ट टर्म 1 वाला ज्योमेट्रिक सीरीज लिखा और इसका कॉमन रेशियो 1/4 है और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जोड़ा जा रहा है। और हम जानते हैं कि इनफाइनाइट टर्म्स तक का जोड़ फाइनाइट निकल जाएगा बशर्ते कि ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो 0 से 1 के बीच का हो। चूंकि इसका कॉमन रेशियो 1/4 है, इसलिए इसका सम हुआ 1/1 माइनस 1/4 और इस तरह से हमने पाया कि ये सम आ रहा है c/3 के बराबर। अब हमने क्या किया कि c/3 को बराबर 1 पुट कर दिया और इस तरह से c की वैल्यू 3 निकल गई। और अब हम कह सकते हैं कि यहां पर हमारा जो मास फंक्शन है
वह 3 1/4 टू द पावर x है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और c की वैल्यू 3 पुट कर दी है। इसी तरह से अगर आप दूसरा से लेकर तीसरा और चौथे को निकालें तो आपको जो c की वैल्यूज मिलेंगी वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इनको मैंने रिपीट नहीं किया। अब मैं पांचवें पे बात करता हूं। पांचवें का थोड़ा सा टेक्निकल है। सी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आप केवल एक नहीं मिलेगी, बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी, इसलिए मैं इसे करके समझा रहा हूं। फिर हमने क्या किया, क्योंकि ये फंक्शन 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक नॉन जीरो वैल्यू ले रहा है, तो हमने P0 P1 P2 P3 P इंफिनिटी सबको निकाल के सम किया। अब P0 के लिए हमने क्या किया, इसमें जीरो रख दिया। जीरो रख दिया तो ये C आ गया। P1 के लिए हमने यहाँ पे x बराबर 1 लिख दिया, तो C इंटू 1 माइनस सी के पावर 1, सिमिलरली C इंटू 1 माइनस सी के पावर 2 एंड सो ऑन। अब चूंकि C हमारा कॉमन है, हमने C को कॉमन ले लिया। अब फिर यह एक ज्योमेट्रिक सीरीज है इनफाइनाइट टर्म की। अब प्रश्न है कि इसका सम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो निकलेगा, बशर्ते कि इसका कॉमन रेशियो 0 से 1 के बीच की कोई चीज हो। कॉमन रेशियो किसका कितना है, 1 माइनस सी। ठीक है, अब अगर हम 1 माइनस सी में c को हम मान लें कि ये 0 से 1 के बीच की वैल्यू होगी, तो 1 माइनस सी हमारा 0 to 1 की वैल्यू हो जाएगा। इस शर्त पे हमने इसका सम पाया 1/1 माइनस 1/c, दैट इज 1। अब c की वैल्यू 0.4 ले लीजिए। जब c की वैल्यू 0.4 आप ले लेंगे तो 0.4 इंटू 0.6 के पावर x, यह भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हुआ। c की वैल्यू 0.7 ले लीजिए तो भी आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मिला। तो अब ये c की 0 से 1 के बीच की जो भी वैल्यू आप ले लेंगे, यह जो फंक्शन है यह प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा। और इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को हम लोग जनरली ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब आते हैं एक दूसरा फंक्शन जो हमने लिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के लेमडा टू द पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स। अब इसमें भी के की वैल्यू पाने के लिए हमने क्या किया कि हर फंक्शन की हर वैल्यू को इवेल्युएट किया, P0 P1 P2 एंड सो ऑन। लेमडा यहाँ एक पॉजिटिव चीज है। अब इसका जोड़ 1 आना चाहिए, लिहाजा हमने लिखा k टाइम्स लेमडा के पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, k टाइम्स लेमडा के पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, लाइक दिस इज इक्वल्स टू 1। फिर इसमें से k हमारा कॉमन हुआ, बाहर हुआ। अब फिर इनफाइनाइट सीरीज मिल गई हमारी ये। अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है, हाँ, ये जो है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, यह एक्सपोनेंशियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस e टू द पावर लैम्डा। तो ये हो गया k टाइम्स e टू द पावर लैम्डा, और इस तरह से k बराबर हो गया e टू द पावर माइनस लैम्डा। और इसलिए हमारा फंक्शन हो गया, मास फंक्शन हो गया e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x, x टेक्स वैल्यू 0 टू इंफिनिटी, और यहाँ पे e टू द पावर लैम्डा हम पा गए। और इस तरह से यह भी एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हुआ, और इसको हम लोग आगे चल के जानेंगे कि इसे हम कहते हैं पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली अगला जो था हमारा एक एग्जांपल था कि पी एक्स इज इक्वल्स टू सी बाई एन, एक्स इज इक्वल्स टू 1 2 अप टू एन एट 0 एल्सवेयर। इसमें भी अगर आप c की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप उसी प्रोसीजर को दोहराएं, p1 p2 pn आप निकाल लें और इसका सम 1 के बराबर रख लें। अब हमने सबकी वैल्यू, चूंकि हमारे इस फंक्शन में x है ही नहीं है, तो हम x की जो भी वैल्यू लेंगे 1 2 3 अप टू n, इसके अलावा नहीं, तो हर वैल्यू के लिए हमें ये c बाई एन मिलेगा फंक्शन। तो हमने c बाई एन लिखा, और ये कितने टर्म है, तो 1 2 अप टू n टर्म्स, कैपिटल n टर्म्स हैं। तो हमने c बाई एन कॉमन लिया, तो अब 1 को हम कैपिटल n टाइम्स ऐड करेंगे। तो जब हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये कैपिटल n के बराबर हो गया, और इस तरह से c बराबर 1 आ गया। और फाइनली हमारा मास फंक्शन हो जाएगा 1 बाई n। अब c बराबर 1,
तो हमारा ये पी एक्स बराबर 1/n, एक्स टेक्स वैल्यू 1 2 3 अप टू n, और इसे भी हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलेंगे, और इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्क्रीट या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में इस तरह के प्रश्न हम आपको मिलेंगे कि वेरीफाई करिए या चेक करिए। हमने ये चेक करने का तरीका या वेरीफाई करने का तरीका आपको बताया है, और हम अपना वीडियो अब यहीं पे बंद करते हैं। अगले वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पर को लेकर के आएंगे, कैसे हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उसका उपयोग क्या करेंगे, उससे फायदा क्या होता है। हाँ, इन सब चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए, और पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे कृपया सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद।